हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल ISPCS पाथफाइंडर्स। आप सभी का हम लोग के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के शॉर्ट नोट्स को ये माह जुलाई 2025 का है, इसको करने जा रहे हैं। और ये ख़ास बात इसकी ये है, मात्र 22 पेज में हम लोगों ने कंप्लीट मंथ के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। इसके पहले मंथ के भी करंट अफेयर्स को हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। आप लोग अगर चाहें तो उसको भी जा कर के निश्चित रूप से देख सकते हैं। यदि चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसकी PDF आप लोगों को ISPCS पाथफाइंडर्स चैनल पे ही मिल जाएगा। आप लोगों को टेलीग्राम पर जा कर के सर्च करना है @ISPCS पाथफाइंडर्स, और इसी पर आप लोगों को इसका करंट अफेयर्स का PDF मिल जाएगा। ये शॉर्ट नोट्स है। आइए स्टार्ट करते हैं। PSLV C61 के जरिए EOS-09 प्रक्षेपण का इसरो का 101वां मिशन असफल हो गया है। ये हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम से शुरू कर रहे हैं। तो याद रखिएगा इसमें क्या कि इसरो का जो 101वां मिशन था यह असफल हो गया है। और किस इंजन के जरिए भेजा जा रहा था? तो PSLV C61 के जरिए। और ये प्रक्षेपण कौन सा था? EOS-09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 था। इसके बाद देखेंगे खेलो इंडिया गेम्स 2025। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जनवरी से फरवरी 2025 में जम्मू कश्मीर और गुलमर्ग में आयोजित की गई। खेलो इंडिया पैरा गेम्स मार्च से अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में आयोजित की गई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मई 2025 में बिहार में आयोजित की गई। और खेलो इंडिया बीच गेम्स 19 से 25 मई 2025 के बीच में दीव में आयोजित की गई। तो ये 4 खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन हुआ है: विंटर, पैरा, यूथ और बीच। विंटर गेम जम्मू कश्मीर और गुलमर्ग में, पैरा गेम्स न्यू दिल्ली, यूथ गेम्स बिहार में और बीच गेम्स दीव में हुआ है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका विस्तार किया गया है और भी कई खेलो इंडिया गेम्स को शुरू किया गया है। जैसे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स अगस्त से दिसंबर तक होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स मार्च और अप्रैल तक होगा। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स और नॉर्थ ईस्ट गेम्स मई जून में होगा। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स सितंबर में होगा छत्तीसगढ़ में। स्वदेशी और मार्शल आर्ट्स गेम्स जुलाई और अगस्त में तमिलनाडु में खेला जाएगा। शरिया कोर्ट्स और काजी की अदालतों आदि के फैसले भारत में कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है। 5वीं सदी की पारंपरिक शैली में निर्मित INSV कौंडिन्य भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है। याद रखिएगा, INSV कौंडिन्य ये 5वीं सदी की है और ये पारंपरिक शैली में बना है। इसका जो पाल है उसको सिल के बनाया गया है। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग में दर्शाए गए जहाज पर ही यह आधारित है। सिली हुई पाल वाला ये पोत है। केरल के कुशल कारीगरों द्वारा कॉयर रस्सी, नारियल फाइबर और प्राकृतिक राल की सहायता से लकड़ी के तख्तों को सील करके ये कौंडिन्य बनाया गया है। 18 राज्यों में पुनर्विकसित 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उद्घाटन कर दिया गया है। न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए कम से कम 3 वर्ष की वकालत का अनुभव होना जरूरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 5 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी किया गया है। इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत में कैंपस स्थापित करने वाली पहली अमेरिकी यूनिवर्सिटी होगी। इसको याद रख सकते हैं। इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत में कैंपस स्थापित करने वाली पहली अमेरिकी यूनिवर्सिटी होगी। कुछ राज्य समाचार देख लेते हैं हम लोग। वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को भारत का अगला वैश्विक सेवा केंद्र बनाना है और अगले 4 वर्षों में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है।
गंगा एक्सप्रेसवे पर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पहला सफल रात्रिकालीन युद्धाभ्यास उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर किया गया है। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पहला सफल रात्रिकालीन युद्धाभ्यास गंगा एक्सप्रेसवे पे किया गया है और ये गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ है? यूपी के शाहजहांपुर में। जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन संशोधन नीति 2025 बिहार में ये लागू हुई है। इसका उद्देश्य निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में तेजी लाना है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने बाघ अभयारण्यों के बफर क्षेत्रों के विकास को मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे अब हम लोग। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको की भारत यात्रा हुई है। 38 वर्ष के अंतराल के बाद भारत और अंगोला राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे कर रहे हैं। खास बात याद रखने की इसमें यह है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जुड़ने वाला 123वां देश बन गया है अंगोला। इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मोदी एट 20 ड्रीम्स मेड डिलीवरी, यह अरविंद पनगड़िया, एस जयशंकर और सुधा मूर्ति द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर लिखा गया है। अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। आप लोग यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ISPCS पाथफाइंडर्स। वहाँ पर आप लोगों को कई तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, लिंक्स, टेक्स्ट वगैरह मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियाई आम चुनाव। ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव हुए हैं और फिर से प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को ही चुना गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। ये लेबर पार्टी से जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से वोट देना होता है। यदि किसी गैर जरूरी कार्य से वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 20 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो देखिए डेमोक्रेसी कितनी वहाँ की आगे है ऑस्ट्रेलिया की। कनाडा में नए चुनाव हुए हैं। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को चुना गया है। यह लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं। 28 सदस्यीय कैबिनेट में भारतीय मूल के 4 मंत्री हैं। विदेश मंत्री अनीता आनंद बनी हैं, याद रखिएगा। ये पूर्व में रक्षा मंत्री भी थीं। कमला प्रसाद बिसेसर दूसरी बार त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी हैं। राष्ट्रपति वहाँ की क्रिस्टीन कार्ला कंगालू हैं। प्रधानमंत्री के पूर्वज मूलतः बिहार के हिंदू हैं, इसलिए हो सकता है ये 70th BPSC के बाद 71st BPSC में पूछ लिया जाए। कमला प्रसाद बिसेसर दूसरी बार त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी हैं और त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करने वाला एजेंसी है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। भारत का स्थान 151, नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है। अब हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य देखेंगे। 2024-25 में देश में प्रमुख खनिजों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा और लौह अयस्क में चौथा स्थान है। पोजीशन याद रखिएगा, एल्यूमिनियम में विश्व में दूसरा स्थान और लौह अयस्क में चौथा स्थान। रिफाइंड कॉपर के उत्पादन में भारत विश्व में 10 शीर्ष उत्पादकों में से है। एल्यूमिनियम का पोजीशन याद रखिएगा, सेकेंड है और लौह अयस्क में 4th है। दुर्लभ खनिजों के लिए यूक्रेन के साथ अमेरिका का महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। दुर्लभ खनिजों से बहुत सारी चीज़, जैसे लिथियम हो गया, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स या दुर्लभ खनिज कहलाते हैं। इनका इस्तेमाल बैटरी में, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बनाने में, चिप बनाने में किया जाता है। 30 अप्रैल 2025 को आर्थिक साझेदारी समझौता किया गया है, जिसके तहत अमेरिका को यूक्रेन से दुर्लभ खनिजों तक पहुंच प्राप्त हो सकेगी। गैस और तेल स्रोत भी इसमें शामिल हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट और यूक्रेन की प्रथम उप प्रधानमंत्री बनी हैं यूलिया स्विरिडेंको। अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड सीज फायर हो गया है। अभी हम लोगों ने देखा था अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड का डिस्प्यूट चल रहा था।
जितना सैंक्शन अमेरिका चाइना पे लगा रहा था उससे कहीं अधिक सैंक्शन जो है चाइना फिर अमेरिका पे लगा रहा था, तो एक ट्रेड वॉर चल रहा था। तो अब सीज फायर हो गया है कितने दिनों के लिए? 90 दिनों के लिए। टैरिफ घटाने पर सहमति बनी है। अमेरिका ने चीन पर 145% तक का टैरिफ लगा दिया था, वहीं पर चीन ने जवाबी टैरिफ 125% तक लगा दिया था। लेकिन अब जो है अमेरिका ने चीन पर 30% तक का टैरिफ लगाया है, जबकि चीन ने अमेरिका पर 10% का टैरिफ अब जो है लगाया है। देश के पहले डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। यह केरल में तिरुवनंतपुरम के तट के निकट विकसित विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह है। कहाँ किया गया है? केरल के तिरुवनंतपुरम के तट के निकट विकसित विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह केरल में, याद रखिएगा। तिरुवनंतपुरम भी याद रखिएगा। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है 2 मई 2025 को। अडानी समूह के द्वारा सरकार के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। आगामी जनगणना में जातिवार गणना भी संपन्न कराने का सरकार का निर्णय है। आर्टिकल 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है, यानी यह संघ सूची है, यूनियन लिस्ट है। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। किस आर्टिकल के तहत? 246 आर्टिकल के तहत। रक्षा उत्पादों का निर्यात एक दशक में 34 गुना हुआ है, ऐसा रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। 2024-25 में भारत ने 23,622 करोड़ मूल्य के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया, जो 2013-14 में 686 करोड़ था। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के 10-10 वर्ष पूरे हो गए हैं। कौन कौन सी योजना थे? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना। तीनों ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के 10-10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 9 मई 2015 को शुरू किया गया। 9 मई 2015 को शुरुआत की गई थी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बहुत ही कम प्रीमियम, 2 रुपये प्रतिदिन से भी कम पर लाभार्थियों की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा ये प्रदान करता है। 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी बैंक या डाकघर में खाता धारक जो हैं वो 1 जून से 31 मई तक 1 वर्ष की सुरक्षा कवच हेतु 436 रुपये सालाना प्रीमियम चुकाकर इस योजना में शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री बीमा योजना 2 रुपये प्रति माह से भी कम प्रीमियम पर 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु अथवा विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा या दिया जाता है। इसमें सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से संचालित किया जाता है और वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये मात्र है। तो ये दोनों के बारे में समझ गए। अब हम लोग समझते हैं अटल पेंशन योजना। समाज के सभी लोग, विशेषतः निर्धन, वंचित और असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए पेंशन योजना PFRDA द्वारा, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा प्रशासित इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारक जो आयकरदाता नहीं है, याद रखिए इसमें आयकरदाता नहीं होने चाहिए, वे शामिल हो सकते हैं। 60 वर्ष की आयु प्राप्त हो जाने पर ग्राहक को 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 प्रतिमाह पेंशन आजीवन प्राप्त होती है। वो प्रीमियम पर डिपेंड करता है और उसके निधन के बाद यही पेंशन उसके जीवन साथी को प्रतिमाह आजीवन उपलब्ध होती है। तो ये तीनों योजना के बारे में बताया। 10 साल इसके हो चुके हैं। देश में श्रम बल भागीदारी बल, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मासिक आधार पर आंकड़े इसके जारी कर दिए गए हैं। अप्रैल 2025 में प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों में बेरोजगारी की दर 5.1% थी। पुरुषों में 5.2% और महिलाओं में 5%, ओवरऑल 5.1%। 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों में 13.8%,
पुरुषों में 13.6 और महिलाओं में 14.4%। बेरोजगारी दर क्या है? बेरोजगारी दर से तात्पर्य श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत से है। इंग्लिश में अगर कहें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट एमंग द लेबर फोर्स वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल टू वर्क। यानी जितने लोग या तो काम कर रहे हैं, काम की तलाश में हैं या काम कर सकते हैं, उनमें से कितने लोगों को काम नहीं मिला, यही क्या कहलाता है? बेरोजगारी दर कहलाता है। श्रम बल भागीदारी दर। जनसंख्या में श्रम बल यानी काम करने वाले या काम के लिए उपलब्ध में शामिल व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क इन द पॉपुलेशन। 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,78,364 करोड़ रुपए का शुद्ध आय, इतना करोड़ का शुद्ध आय या लाभ अर्जित किया है। 1,78,364 करोड़ का शुद्ध आय या लाभ अर्जित किया है। सर्वाधिक 70,901 करोड़ का योगदान एसबीआई का रहा है। यहाँ 2 बार करोड़ लिख दिया गया है गलती से, एक आप मिटा दीजिएगा, एक ही करोड़ रहेगा। बैंकों का शुद्ध एनपीए 0.70% से भी कम हो गया है और ऐसा 4R रणनीति के कारण हुआ है। 4R रणनीति, पहला है एनपीए कम करने के लिए 4R रणनीति अपनाया गया है। पहला रिकॉग्निशन एनपीए को खोजना, एनपीए कहाँ हो रहा है पता करना। रिजोल्यूशन एंड रिकवरी, उसके लिए काम करना और उस पैसे को वापस लाना। रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसबीज, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं जो भी या पब्लिक सेक्टर के जो भी बैंक हैं उनमें फिर से पैसा डालना सरकार के द्वारा और उसमें रिफॉर्म करना फाइनेंशियल इकोसिस्टम में, जिससे कि एनपीए कम से कम हो। केंद्र सरकार को आरबीआई का रिकॉर्ड लाभांश। केंद्र सरकार ने आरबीआई जो है ये बहुत सारा पैसा कमा के केंद्र सरकार को देती है, तो इसने अभी जो है 2024-25 के लिए 2,68,590 करोड़ रुपए लाभांश के रूप में केंद्र सरकार को दिए हैं। आप कहिएगा क्या ऐसा भी होता है? बिल्कुल, आरबीआई भी जो है पैसे कमाकर केंद्र सरकार को देती है अलग अलग चार्जेस के अंतर्गत। आरबीआई के लाभ के क्या क्या स्रोत होते हैं? देखिए, आरबीआई की कुछ से फ़ायदा होता है सिग्न्योरेज से। सिग्न्योरेज क्या कहते हैं? नोटों की छपाई से। 10 रुपये के नोट अगर आरबीआई छापती है तो उसका मूल्य 10 रुपये ना होकर के मैक्सिमम 1-2 रुपये ही होता है, तो हर 10 रुपये के नोट पर 8 रुपये सरकार आरबीआई को फ़ायदा होता है, तो वहाँ से भी पैसे बचते हैं। बैंकों को जो ऋण देती है उस पर जो ब्याज उसे मिलता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह, बैंक रेट, तो उसमें आपको पता होगा कि बैंकों को जो है ऋण जो है वो आरबीआई के द्वारा दिया जाता है, तो उससे भी आरबीआई को लाभ होता है। सरकारी बॉन्ड्स की खरीद बिक्री आरबीआई के द्वारा की जाती है। विदेशी बॉन्ड्स की खरीद बिक्री भी आरबीआई के द्वारा की जाती है और विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है और सभी में लाभ जो है आरबीआई को प्राप्त होता है और उसका कुछ अंश जो है वो केंद्र सरकार को आरबीआई के द्वारा मिलता है। तो ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी के दृष्टिकोण से भी, सिर्फ करेंट ही नहीं, इकोनॉमी के दृष्टिकोण से भी। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आईएमएफ के आंकड़ों के हवाले से नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम की घोषणा। पहला स्थान पे अमेरिका है जिसकी जीडीपी 30.507 ट्रिलियन डॉलर्स है। सेकंड पर चाइना है 19.231 ट्रिलियन डॉलर्स। जर्मनी तीसरे स्थान पर है 4.744 ट्रिलियन डॉलर्स। इंडिया चौथे स्थान पर है 4.187 ट्रिलियन डॉलर्स। पाँचवें स्थान पर जापान 4.186 ट्रिलियन डॉलर्स। तीसरे से जापान को पछाड़ करके इंडिया चौथे स्थान पर आ गया है। आईएमएफ की अप्रैल 2025 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2027 में कहा गया है कि 2027 में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी
बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और वो कितना होगा, $5 ट्रिलियन हो जाएगा। कब? 2027 में। किसने कहा है? IMF की अप्रैल 25 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2027। GDP में वृद्धि 2025-26 में 6.2% और 26-27 में 6.3 रहने का अनुमान इस रिपोर्ट में बताया गया है। ये किसके लिए बात हो रही है? इंडिया के लिए। भारत की GDP 25-26 में 6.2% रहने का अनुमान वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जो कि IMF के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें बताया गया है। 2024-25 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI में भारी वृद्धि हुई है। ये वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े ऐसा बताते हैं। 2024-25 में सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतर प्रवाह 34% का हुआ है। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में। सेकेंड स्थान पर कौन है? कर्नाटक है। 2024-25 में सर्वाधिक FDI के स्रोत की अगर बात करें देश के स्तर पे, तो सबसे अधिक सिंगापुर से, फिर मॉरिशस से और फिर अमेरिका से FDI भारत में मिली है। याद रखिएगा, सबसे अधिक FDI का स्रोत सिंगापुर रहा है 2024-25 में। NSO प्रोविजनल एस्टीमेट, अनंतिम आकलन क्या है NSO का? 2024-25 में देश के GDP में वृद्धि विगत 4 वर्षों में न्यूनतम रहने के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च 6.5% रही है। यानी 24-25 में देश का GDP का जो वृद्धि दर है वो पिछले 4 वर्षों में सबसे कम रहा है। फिर भी सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अभी जो वृद्धि दर है वो भारत की सबसे अच्छी है, 6.5% की। वर्ष 23-24 में GDP में वार्षिक वृद्धि 9.2% की रही थी, जबकि 24-25 में 6.5% की है। अब हम लोग नवीनतम सामान्य ज्ञान देखते हैं। उल्लास, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटीज़ का फुल फॉर्म है। उल्लास, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। यह एक केंद्र प्रायोजित नवभारत साक्षरता कार्यक्रम है। 2022 से 27 के लिए लागू की गई यह योजना 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के ऐसे लोगों को लक्षित करती है जो स्कूल नहीं जा सकते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन लद्दाख में बहुत अच्छा हुआ है अभी, इस बात को याद रखिएगा। कुछ नियुक्तियों को देखते हैं। अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर ही लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने 4-5 दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में भी ज़रूर लिखिए। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख बने हैं। एकीकृत रक्षा स्टाफ CIDS चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। कौन बने हैं? आशुतोष दीक्षित। इसका मुख्य कार्य सेना के तीनों अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना है। पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष आलोक जोशी को बनाया गया है, जो राव के पूर्व प्रमुख थे। पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार अब UPSC के अध्यक्ष बन गए हैं। UPSC के अध्यक्ष 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही उस पद पर रह सकते हैं। आयोग में सदस्यों की अधिकतम संख्या 10 होती है और 1 तो अध्यक्ष रहते हैं। PFRDA के नए चेयरमैन S रमन को बनाया गया है। अमेरिका के रॉबर्ट प्रीवोस्ट कैथोलिक चर्च के नए पोप बनाए गए हैं। स्वयं को इन्होंने पोप लियो 14 नाम दिया है। पोप फ्रांसिस का निधन 21 अप्रैल 25 को हो गया था। नए पोप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने किया। अब कुछ व्यक्तियों के 1 वर्ष कार्यकाल में वृद्धि की गई है, जिनमें है CBI के निर्देशक प्रवीण सूद, इनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। IB के निर्देशक तपन कुमार डेका का भी कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है।
और DRDO के चेयरमैन समीर भी कामत का भी 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं, पुरस्कार और सम्मान देखते हैं। फुटबॉल के क्षेत्र में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर सुभाशीष बोस, जो मोहन बगान सुपर जॉइंट्स के डिफेंडर हैं, इनको दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर सौम्या गुलगुलोथ, जो ईस्ट बंगाल की फॉरवर्ड है, इनको दिया गया है। गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025, ये दिया गया है ला प्रेस निकारागुआ को। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 वियना विश्वविद्यालय के जल विज्ञानी प्रोफेसर गुंटर ब्लॉश को बाढ़ जोखिम प्रबंधन तथा जल संसाधन इंजीनियरिंग में उनके योगदान के लिए मिला है। क्या मिला है? स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025। स्वीडन के सम्राट हैं कार्ल 16 गुस्ताफ। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 कर्नाटक की कन्नड़ लेखिका और अधिवक्ता बानो मुश्ताक को दिया गया है। इसलिए इनकी कृति हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज के लिए, जो मूलतः किस भाषा में है? कन्नड़ भाषा में, और ये लघु कहानी का संग्रह है। इसे कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किया है दीपा भास्थी ने। दूसरी बार किसी भारतीय को और पहली बार किसी कन्नड़ कृति के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2 बार ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक प्रदान की गई है। कांस फिल्म महोत्सव 2025 के पुरस्कारों की बात करते हैं। यह 78वां कांस महोत्सव था। भारत की फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया भी ज्यूरी में शामिल थी, ज्यूरी यानी जज में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाल्मे डियोर जो है जफर पनाही को उनके फिल्म अनसिंपल एक्सीडेंट के लिए दिया गया। मानद पाल्म डियोर रॉबर्ट डी नीरो और डेंजल वाशिंगटन को दिया गया। याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाल्म डियोर जफर पनाही को, जो ईरानी हैं, ये ईरान से संबंध रखते हैं। कुछ निधन है, कुछ व्यक्तियों का निधन हो गया है जो कि इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। गिरिजा व्यास कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री थी। MR श्रीनिवासन, ये भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। होमी जहांगीर भाभा के साथ काम करते हुए देश के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा के निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नाम याद रखिएगा, MR श्रीनिवासन। 1987 में परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन और सचिव बनाए गए थे। 1987 में स्थापित न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक चेयरमैन थे। 1996 से 98 तक योजना आयोग के सदस्य रहे थे। 1984 में इन्हें पद्मश्री, 90 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनका नाम है MR श्रीनिवासन। जयंत विष्णु नार्लिकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारत के प्रख्यात खगोल वैज्ञानिक थे। अंग्रेज वैज्ञानिक फ्रेड होल के साथ मिलकर के गुरुत्वाकर्षण का होयल नार्लिकर सिद्धांत का इन्होंने विकास किया था। इंटर यूनिवर्सिटी फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की पुणे में इन्होंने स्थापना की और इसके संस्थापक निर्देशक रहे थे। 1965 में इन्हें पद्म भूषण, 2004 में पद्म विभूषण और 2010 में इन्हें महाराष्ट्र भूषण सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। माई वर्ल्ड इन 4 सिटीज इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसके लिए इन्हें 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। माई वर्ल्ड इन 4 सिटीज। अब 23 सितंबर को हम लोग आयुर्वेद दिवस मनाते हैं, ये याद रखिएगा। अब हम लोग 27 आयुर्वेद दिवस को 23 सितंबर को मनाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण दिवस: 1 मई को महाराष्ट्र दिवस या गुजरात दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है।
8 मई विश्व थैलेसीमिया दिवस, 10 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 16 मई 1975 को यह भारत में शामिल हुआ था। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, 29 मई संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस और 30 मई 1826 को हिंदी के पहले साप्ताहिक समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। यही कारण है कि 30 मई को हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 30 मई 1826 को हिंदी के पहले साप्ताहिक समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता में हुआ। दिसंबर 1827 में ये बंद भी हो गया था। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण दिवस था, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। हम लोग पुस्तक देखते हैं। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ एमिली हेनरी के द्वारा लिखा गया है। आवर इनफाइनाइट फेट्स लॉरा स्टीवन के द्वारा और इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी नजमा हेपतुल्लाह द्वारा लिखा गया है। तो पुस्तकें याद रखिएगा। अब कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन के बारे में देखते हैं। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 नई दिल्ली के प्रगति मंडपम में श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर ईस्ट का फुल फॉर्म बताया गया, एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथ एंड ट्रांसफॉर्म। इसके रूप में श्री मोदी ने इसको परिभाषित किया। तो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली के प्रगति मंडपम में। वेव्स 2025, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। उद्घाटन मोदी जी के द्वारा। और सम्मेलन का मूल वाक्य था कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। कुछ मिसलेनियस देखते हैं अब हम लोग। अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में 300 रुपये के अंकित मूल्य का स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जारी किया गया है। अहिल्याबाई होलकर इंदौर में होलकर रियासत की शासिका थी। आगरा स्थित केंद्रीय हिंदी संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। रिकॉर्ड 31वां बार एवरेस्ट शिखर पर पहुंचे नेपाल के कामी रीता शेरपा। इसके बारे में तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा। खेल कूद संबंधित विषय देखते हैं। एथलेटिक्स, जेवेलियन थ्रो में नीरज चोपड़ा का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 90 मीटर, दोहा डायमंड लीग 2025 में 90.23 मीटर का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन फिर भी ये सिल्वर मेडल, रजत ही प्राप्त कर पाए हैं। फुटबॉल, FC गोवा 5वें कलिंग सुपर कप फुटबॉल का विजेता रहा है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025, भारत चौथी बार विजेता बना है बांग्लादेश को हराकर। आयोजन कहाँ किया गया था? अरुणाचल प्रदेश में, यूपिया में। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 भारत ने बांग्लादेश को हरा करके चौथी बार ये विजेता बना है। आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। हॉकी के बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय महिला टीम के विरुद्ध 5 हॉकी मैचों की श्रृंखला 4-1 से जीत गई है। तो यानी ऑस्ट्रेलिया जीता है। भारतीय टीम की कप्तान थी सलीमा टेटे। पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में पंजाब भी जीता रहा है। माफ़ कीजिएगा, मेरा गला ठीक नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, पर उम्मीद है इससे आप सुन पा रहे होंगे। चेस, तमिलनाडु के LR श्रीहरि भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी हैं। 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? LR श्रीहरि। कोनेरू हम्पी 2002 में केवल 15 वर्ष की आयु में यह खिताब जीती थी। क्रिकेट की बात करें, महिलाओं की ODI क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला भारत, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका समाप्त हो गया है। भारत इसमें
जीत हासिल किया है। आईपीएल के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक T20 में शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हैं। ये बिहार के रहने वाले हैं। किस जिले के हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग कमेंट में बताइए। T20 इंटरनेशनल तथा टेस्ट क्रिकेट से रोहित शर्मा और विराट कोहली का संन्यास। टेनिस की बात करें, मैड्रिड ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता है कैस्पर रूड, नॉर्वे के। इन्होंने जैक डैपर को हराया था। महिला एकल उप विजेता कोको गॉफ अमेरिका की हैं और महिला एकल विजेता आर्याना सबालेंका है। तो अगर विजेता याद रखिएगा तो महिला एकल के विजेता आर्याना सबालेंका और पुरुष एकल के विजेता कैस्पर रूड फॉर मैड्रिड ओपन। इटालियन ओपन 2025 एकल पुरुष में कार्लोस अल्कराज स्पेन के, इन्होंने यानिक सिनर को हराया है। और एकल महिला जास्मिन पाओलेनी इटली की है, इन्होंने कोको गॉफ को हराया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण समाप्त हो गया है बिहार में। महाराष्ट्र लगातार तीसरी बार चैंपियन रहा है। दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा है। सर्वाधिक गोल्ड 58, सिल्वर 47, ब्रॉन्ज 53, टोटल 108 मेडल जो है महाराष्ट्र जीत करके तीसरी बार चैंपियन बना है लगातार। आयोजन बिहार की मेजबानी में 4 से 15 मई 2025 तक हुई। उद्घाटन पटना स्थित पाटलिपुत्रा स्टेडियम में प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअली किया गया। आयोजन का जिला था पटना, बेगूसराय, गया, भागलपुर और राजगीर। 3 खेल शूटिंग, ट्रैक साइकिलिंग और जिम्नास्टिक्स दिल्ली में आयोजित किए गए। शुभंकर था गज सिंह। बिहार का स्थान 15वां। बिहार ने 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज, टोटल 36 मेडल जीते। थीम था खेलों के रंग बिहार के संग। बैडमिंटन सुदीरमन कप 2025 चीन रिकॉर्ड 14वीं बार विजेता बना है। तो ये भी पूछा जा सकता है सुदीरमन कप का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा बैडमिंटन से है। अब हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी देखेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप लोग जानते होंगे। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। चूँकि अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक युद्ध हुआ था, उसमें भारत की तरफ से कई आर्टिलरी फायर किए गए थे और पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिया गया था। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग कुछ मिसाइल्स के बारे में, कुछ रक्षा प्रणाली के बारे में जानेंगे। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना यानी 2.8 मैक की गति से चलता है। इसका DRDO और NPO मैशिन्त्रोयेनिया के बीच संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से बना उत्पाद है ये। इसका निर्यात फिलीपींस को हमने करने की बात की है। MOU साइन हुआ है। लखनऊ में ब्रह्मोस उत्पादन और परीक्षण केंद्र खुला है। पहले हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में पहले से ही उत्पादन और परीक्षण केंद्र है। S-400 रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। रूस के अल्माज एंटेक द्वारा इसे विकसित किया गया है। आकाश मिसाइल भारत का वायु रक्षा कवच है। DRDO के द्वारा विकसित और भारत डायनामिक्स द्वारा निर्मित छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है। इसका रेंज 25 किलोमीटर तक है। इजराइल के आयरन डोम से इसकी तुलना की जाती है। इसका निर्यात आर्मेनिया को करने के लिए समझौता 2022 में हम लोगों ने किया था, भारत ने किया था। D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, नाम ही से समझ रहे हैं एंटी ड्रोन है तो क्या करेगा। DRDO द्वारा इसे विकसित किया गया है। जियो ट्यूबिंग यह एक प्रोसेस है। केरल के पुंथुरा क्षेत्र में तटवर्ती कटाव को नियंत्रित करने के लिए अपनाया गया है। जियो ट्यूब या जियो बैग हाइड्रोलिक रूप से भरे हुए कंटेनर होते हैं जिनमें रेत और पानी का घोल होता है। इन्हें समुद्र की सतह के नीचे इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि वे लहरों की ऊर्जा को कम करते हैं और कटाव को रोकते हैं। जियो ट्यूबिंग कटाव को रोकने के लिए किया जाने वाला एक प्रोसेस है।
तटवर्ती कटाव को रोकने के लिए और भी तकनीकें हैं, जैसे कृत्रिम प्रवाल भित्तियाँ बनाना, पर्यावरण अनुकूल ब्रेक वाटर बनाना, मैंग्रोव और शेल्टर बेल्ट का रोपण करना। इससे भी तटवर्ती कटाव को रोका जाता है। भारत में राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है। वर्ष 1990 से तटरेखा परिवर्तन की निगरानी करता है। भारतीय मुख्य भूमि के तट में 9 तटीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, जिनमें 66 तटीय जिले हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण, जिसका कोड नेम ऑपरेशन शक्ति था, तो इसलिए हम लोग 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हम लोगों ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था, पोखरण 2। कब किया था? 1998 में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 की थीम यांत्रा है, युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। भारत के परमाणु परीक्षण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पोखरण 1 18 मई 1974 को किया गया था, पोखरण राजस्थान में। इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। शांतिपूर्ण और पहला परमाणु विस्फोट था। पोखरण 2 11 और 13 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में ही किया गया। इसका कोड नेम ऑपरेशन शक्ति था। व्यावसायिक पैमाने पर ई मेथनॉल संयंत्र शुरू किया गया है। कहाँ? डेनमार्क में। व्यावसायिक पैमाने पर क्या शुरू किया गया? ई मेथनॉल संयंत्र। कहाँ किया गया है? डेनमार्क में। ई मेथनॉल इलेक्ट्रोमेथनॉल एक निम्न कार्बन ईंधन है, जिसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित हरित हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोजन से बनाया जाता है। तो ये पूरी तरह से क्या है? पर्यावरण के अनुकूल है। सोवियत युग का अंतरिक्ष यान कॉस्मोस 482 53 वर्ष की अंतरिक्ष परिक्रमा के बाद इसका मलबा हिंद महासागर में गिर गया है। 1972 में बेनरा कार्यक्रम के तहत यह यान शुक्र ग्रह पर भेजा गया था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण पृथ्वी की कक्षा में ही फंस गया था। कॉस्मोस 482 अंतरिक्ष यान किसका था? सोवियत संघ का। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जलवायु पहल माटी कार्बन। भारत के नेतृत्व वाली जलवायु पहल ये एक्स प्राइज कार्बन रिमूवल प्रतियोगिता जीती है। यह एक उन्नत रॉक वेदरिंग मॉडल का उपयोग करता है, जो छोटे किसानों के लिए फसल की पैदावार को बढ़ाते हुए वायुमंडल से CO2 को कैप्चर करता है। माटी कार्बन के संस्थापक और CEO शांतनु अग्रवाल हैं। यह संस्था वर्तमान में तंजानिया और जाम्बिया में भी काम कर रही है। कैसे काम करता है उन्नत रॉक वेदरिंग मॉडल? इसके तहत बेसॉल्ट या ओलिवियाइन जैसी चट्टान को बहुत बारीक पीसकर पाउडर बना लिया जाता है और खेतों, जंगलों और समुद्री तटों जैसे अलग अलग जगहों पर फैलाया जाता है। यह पाउडर मिट्टी और पानी के संपर्क में आकर धीरे धीरे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर ऐसे रूप में बदल देता है जो पानी के साथ बहकर नदियों, झीलों और समुद्र में चला जाता है। बेसाल्ट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे खनिज होते हैं, जिसकी वजह से यह कार्बन डाइऑक्साइड सोखने या अवशोषित करने में अत्यधिक कारगर होता है। लद्दाख विश्व में सबसे अधिक हिम तेंदुओं की घनत्व आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ 477 से अधिक हिम तेंदुए हैं। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने पारिस्थितिकी तंत्र बहाली की निगरानी में सुधार के लिए पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2025 पर प्रकृति बहाली के लिए त्वरित अभिनव निगरानी एम फॉर नेचर की शुरुआत की है। एम फॉर नेचर किसने स्टार्ट किया है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने। कब किया है? तो 22 अप्रैल 2025 को। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। मध्य प्रदेश AI आधारित वन निगरानी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। कस्तूरी मृग के बारे में थोड़ा समझते हैं। उत्तराखंड का राज्य पशु है। इसकी IUCN स्टेटस संकटग्रस्त है। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 20वां सत्र न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। इस फोरम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वन महानिदेशक
और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव सुनील कुमार अवस्थी ने किया। भारत में वन और वृक्ष कवर 2023 के फर्स्ट रिपोर्ट के अनुसार 25.17% है। यूथालिया मलक्काना तितली भारत के अरुणाचल प्रदेश में पहली बार ये पाई गई है। तसरापचू हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्पीति घाटी में तसरापचू कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा संरक्षण केंद्र है। उनाम नदी और चरपनाला के संगम पर यह स्थित है। इसका लोकेशन याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में। वैश्विक विज्ञान में प्राचीन भारत का योगदान। देखिए, शून्य का विचार आर्यभट्ट ने दिया था। इसे आधुनिक अंकगणितीय संक्रियाएं संभव हुई हैं। दशमलव प्रणाली भारत ने विकसित की थी। इससे अंकगणितीय गणना में क्रांति आई। अंक संकेतन भारतीय अंक प्रणाली को अरबों और बाद में पश्चिम द्वारा अपनाया गया और यही अरबी अंक बन गई। फिबोनाची संख्याएं फिबोनाची अनुक्रम को पहली बार भारत में संस्कृत छंद के माध्यम से दर्ज किया गया था। बाइनरी नंबर पिंगला ने काव्य मीटर पर अपने कार्य में बाइनरी संख्याओं की अवधारणा प्रस्तुत की थी। एल्गोरिदम की चक्रावली ब्रह्मगुप्त ने द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए एक प्रारंभिक एल्गोरिदम तैयार किया था। शासक माप हड़प्पा शासकों के पास प्राचीन वास्तुकला में प्रयुक्त सटीक मापतौल थी। परमाणु का सिद्धांत महर्षि कनाद ने जॉन डाल्टन से सदियों पहले परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत आर्यभट्ट ने पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने और परिक्रमण का वर्णन किया हुआ है। वुड्स स्टील उच्च गुणवत्ता वाला भारतीय इस्पात अपनी मजबूती और पैटर्न के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। जिंक का गलाना भारत ने जस्ता उत्पादन के लिए आसवन प्रक्रिया में अग्रणी भूमिका निभाई है। सीम रहित धातु ग्लोब मुगलों ने खोई हुई मोम की ढलाई का उपयोग करके सीम रहित धातु के ग्लोब बनाए थे। प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो सुश्रुत ने राइनोप्लास्टिक सर्जरी सहित उन्नत शल्य चिकित्सा तकनीक विकसित की थी। मोतियाबिंद की सर्जरी भी सुश्रुत ने सबसे पहले की थी। आयुर्वेद में चरक ने समग्र चिकित्सा और निवारक स्वास्थ्य देखभाल की नींव रखी थी। लौह आवरण वाले रॉकेट टीपू सुल्तान ने लोहे के आवरण वाले रॉकेट विकसित किए, जिससे आधुनिक युद्ध कला पर प्रभाव पड़ा। आज की बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग आज के डेट में वैश्विक विज्ञान में देख रहे हैं, वह प्राचीन भारत की देन है। प्राचीन भारत में इस पर कहीं अधिक विकास से काम किया गया था और आज हम लोग इसका उन्नत स्वरूप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने माह जुलाई का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। जुलाई 2025 का पूरे महीने का करंट अफेयर्स हम लोगों ने 22 पेज में ही केवल कवर कर लिया है। ये शॉर्ट नोट्स था। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज TRE 4, यूपी PCS और अन्य स्टेट PCS, बिहार दरोगा जैसे एग्जाम्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अपने सुझाव भी आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।